यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप इस मैट्रिक एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के साइंस का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। जल्दी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का वीडियो आप सभी को मिल सके। तो जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे आज का पहला सवाल क्वेश्चन 12 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल ये पूछा गया है कि नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन कीजिए, और ऐसे सवाल मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूरे 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आसान शब्दों में आंसर लिखना है कि प्रत्येक वृक्क में 10,000 नेफ्रॉन पाए जाते हैं, जिसमें ग्लोमेरुलस नामक कोशिका गुच्छ पाया जाता है। यानी प्रत्येक वृक्क में 10,000 नेफ्रॉन होते हैं, जिसमें ग्लोमेरुलस नामक एक कोशिका का गुच्छा पाया जाता है। ठीक है जी। इसके अतिरिक्त यानी इसके अलावे बोमेन संपुट नेफ्रॉन जालिकाएँ अभिवाही धमनी के साथ साथ अपवाही धमनी भी होते हैं। उसके बाद में आप सभी को लिखना होगा कि अभिवाही धमनी का व्यास अपवाही धमनी से अधिक होता है यानी ज़्यादा होता है, जिसके कारण उच्च दाब के अधीन रक्त छानने का काम करता है, जिसमें प्रोटीन खनिज लवण तो छान लिए जाते हैं किंतु ग्लूकोज यूरिया और यूरिक अम्ल नहीं छान पाता है, जो बोमेन कैप्सूल में जाकर जमा हो जाता है। इस क्रिया को निस्यंदन क्रिया कही जाती है। जब छानित द्रव नेफ्रॉन के जलिकाओं से होकर गुजरती है तो ग्लूकोज रक्त नलिकाओं द्वारा अवशोषित नहीं हो पाता है, जो मूत्रनली द्वारा मूत्राशय में जाकर जमा हो जाता है और समय समय से पेशाब के रूप में बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से आसान तरीके से नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन कर देना है। अब आइए अगला सवाल का आंसर जान लेते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन 13 कहता है कि मधुमेह के रोगियों को इंसुलिन का हार्मोन देकर चिकित्सा क्यों की जाती है। आसान शब्दों में कहें तो जितने भी मधुमेह के पेशेंट होते हैं, जितने भी मधुमेह के रोगी होते हैं, उनका जो इलाज है, उनका जो चिकित्सा है, इंसुलिन का हार्मोन देकर क्यों की जाती है, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आसान शब्दों में लिखिएगा कि इंसुलिन का स्राव अग्नाशय ग्रंथि से होता है। इंसुलिन हार्मोन का जो स्राव है वो अग्नाशय ग्रंथि से होता है, जो रक्त में उपस्थित चीनी की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन हार्मोन का क्या काम है कि मनुष्य के रक्त में जो चीनी की मात्रा जो होती है उसको नियंत्रित करता है, यानी घटने और बढ़ने नहीं देता है। जब किसी कारणवश इंसुलिन का स्राव कम या नहीं हो पाता है तो रक्त में चीनी की मात्रा बढ़ जाती है। किसी भी कारणवश जब मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्राव जो है वो कम या नहीं हो पाता है तो रक्त में चीनी की मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं। अतः रोगी को इंसुलिन का हार्मोन देकर चिकित्सा इसलिए की जाती है ताकि रक्त में चीनी की मात्रा को नियंत्रित किया जा सके और मधुमेह के रोगियों को जल्द से जल्द ठीक किया जा सके। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 को देख लीजिए। है दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन 14 कहता है कि यदि किसी रोगी का गुर्दा खराब हो जाए तो डॉक्टर उसका इलाज कैसे करेगा। आइए जान लेते हैं कि किसी भी मनुष्य का यदि गुर्दा खराब हो जाता है तो आखिर डॉक्टर उसका इलाज कैसे करता है। आसान शब्दों में आंसर लिखना है कि किसी रोगी का गुर्दा खराब होने पर डॉक्टर हेमोडायलिसिस के द्वारा रक्त में उपस्थित उत्सर्जी पदार्थ को अलग करता है। यानी किसी भी रोगी का यदि गुर्दा खराब हो जाता है ना जी, तो डॉक्टर क्या करता है कि हेमोडायलिसिस एक मशीन, एक यंत्र होता है, इसी के माध्यम से रक्त में उपस्थित जो उत्सर्जी पदार्थ बना रहता है उसे अलग अलग कर देता है। किंतु क्या होता है कि जब दोनों गुर्दा काम करना बंद कर देता है तो वह किसी डोनर से गुर्दा लेकर प्रत्यारोपित कर देता है या कृत्रिम यानी बना बनाया हुआ गुर्दा लगा देता है। इस प्रकार किसी भी रोगी का गुर्दा खराब होने पर डॉक्टर उसका इलाज करता है जी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 15 को देख लीजिए कि अनैच्छिक क्रिया और प्रत्यावर्ती क्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी अनैच्छिक क्रिया और प्रत्यावर्ती क्रिया में क्या क्या अंतर होते हैं, इस क्वेश्चन के माध्यम से हमें लिखना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो बिना क्रिया या जो बिना क्रिया बिना इच्छा के स्वतः हो जाती है उसे अनैच्छिक क्रिया कहते हैं, जबकि अचानक उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया जो मस्तिष्क के नियंत्रित होता है उसे ही ये दोस्तों
प्रत्यवर्ती क्रिया कहते हैं। रोमन नंबर 2 में लिखिएगा कि अनैच्छिक क्रिया मस्तिष्क से नियंत्रित नहीं होती है, यानी अनैच्छिक क्रिया जो है इस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए मस्तिष्क का कोई भी रोल नहीं होता है, जबकि प्रत्यवर्ती क्रिया अचानक हो जाती है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि प्रकाशानुवर्तन क्या है। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ऐसे सवाल 2 नंबर में पूछे जाते हैं। प्रकाशानुवर्तन, जलानुवर्तन, गुरुत्वानुकर्तन, ये सब क्या है, 2 नंबर में सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, पौधों के सूर्य के प्रकाश की ओर गति प्रकाशानुवर्तन कहलाती है। पौधों के सूर्य के प्रकाश की ओर जो गति होती है ना, इसे ही प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। यह गति शीर्ष भाग और पत्तियों में स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। अगला सवाल कहता है कि मस्तिष्क के काज लिखिए। ये सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ये सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आपके भी एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं कि मस्तिष्क का क्या क्या काम होता है, यही हम आप सभी को बताने जा रहे हैं। देखिए, लिखिएगा कि मस्तिष्क के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। उसके बाद में आप रोमन नंबर 1 में लिखेंगे आवेगों को ग्रहण करना, यानी मस्तिष्क का जो पहला काम होता है वह होता है आवेगों को ग्रहण करना। ग्रहण किए गए आवेगों के बीच सहबंधन स्थापित करना, ग्रहण किए गए आवेगों के बीच अनुक्रिया करना, शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण स्थापित करना। उसके बाद में रोमन नंबर 5 में लिख आइएगा कि मस्तिष्क क्रियाओं को संघनित करना। ये सभी के सभी कार्य जो होते हैं दोस्तों वो मस्तिष्क के होते हैं। अगला सवाल कहता है कि जनन क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन भी मैट्रिक के एग्जाम पेपर में 2 नंबर में पूछा गया था कि जनन होता क्या है और इसके कितने टाइप्स, कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों, जिस प्रकर्म के द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे ही जनन कहते हैं। कोई ऐसा क्रिया या जिस प्रकर्म के द्वारा मनुष्य, जीव जंतु या सभी जानवर या जिसमें जीव पाया जाता है वे अपनी संख्या बढ़ाते हैं, संख्या में वृद्धि करते हैं, उसे ही दोस्तों जनन कहते हैं। जनन के 2 प्रकार होते हैं। पहला होते हैं लैंगिक जनन, तो दूसरा होती है अलैंगिक जनन। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जनन के द्वारा जीव का संतुलन बना रहता है और वे विलुप्त नहीं होते हैं, यानी जीव जंतुओं का यदि जनन करना बंद कर दे तो जीव जंतु का इस सृष्टि से विनाश हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि डीएनए का प्रकृति प्रजनन में क्या महत्व है। आइए जान लेते हैं। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। तो डीएनए का प्रकृति प्रजनन में क्या क्या महत्व होता है, आइए जान लेते हैं। पहला रोमन नंबर 1 में लिखिएगा कि डीएनए प्रकृति बनाने में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है और विभिन्नताएं के द्वारा जैव विकास होता है। यानी डीएनए प्रकृति बनाने में जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती है ना जी, इसी विभिन्नताएं से जैव विकास होता है, यानी जीवों का विकास होता है। रोमन नंबर 2 में लिख आइएगा कि डीएनए प्रकृति बनाने में कोशिका का विभाजन होता है, जो प्रजनन के लिए काफ़ी ही ज़्यादा आवश्यक है। आप सभी को बता दें, यदि डीएनए ना रहेगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यदि ना रहेगा तो जाहिर सी बात है कोशिकाओं का विभाजन नहीं होगा। कोशिका का विभाजन ना होने पर प्रजनन की क्रिया हो सके तो ना हो सकती है। अगला सवाल देख लीजिए कि निषेचन क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। आहा, कितना सिंपल सवाल है। ऐसे सवाल भी एग्जाम पेपर में 2 नंबर में ही पूछे जाते हैं। आसान शब्दों में लिखिएगा कि नर एवं मादा युग्मनजों के संलग्न होने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। आशा है आप सभी समझ गए होंगे कि हम क्या कर रहे हैं। एक स्त्री और पुरुष आपस में मिलजुल कर जो क्रिया करते हैं, उनके नर एवं मादा युग्मनज जो संलग्न होते हैं, एक जगह मिलते हैं, इसी क्रिया को ही निषेचन कहा जाता है। अब देखिए, निषेचन के 2 प्रकार होते हैं। पहला होते हैं अंतःनिषेचन, तो दूसरा होते हैं बाह्य निषेचन। अब अंतःनिषेचन किसे कहते हैं, तो जब निषेचन की प्रक्रिया जीव शरीर के अंदर होती है और पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद जीव शरीर से बाहर निकलता है, उसे ही अंतःनिषेचन कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, सभी जानवर हो गए। मनुष्य में निषेचन क्रिया क्या होती है कि जनन के सेक्स के दौरान मनुष्य जो है वो पेट के अंदर उसका निषेचन की क्रिया होने लगती है। पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद मनुष्य पेट से बाहर निकलता है, इसे अंतःनिषेचन कहा जाता है। बाह्य निषेचन जान लीजिए, जब निषेचन की प्रक्रिया जीव शरीर से बाहर होती है उसे ही बाह्य निषेचन कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मछली जीव शरीर से बाहर पानी की सतह पे अंडे छोड़ती है और बच्चा पैदा करती है, इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि आनुवंशिकी क्या है। आइए जान लेते हैं आनुवंशिकी आखिर कहते किसे हैं। दोस्तों, आसान शब्द में जानिए कि विज्ञान की वह शाखा
जिसमें सजीवों की लक्षणों, आनुवंशिकता एवं उसके कारण एवं क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, उसे ही आनुवंशिकता कहा जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों की लक्षणों, आनुवंशिकता, उसके कारण एवं क्रियाविधि का वर्णन किया जाता है, इसे ही आनुवंशिकता कहते हैं। आनुवंशिकी या आनुवंशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। मैट्रिक एग्जाम पेपर में कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है कि आनुवंशिकी या आनुवंशिकता का पिता या जनक किसे कहा जाता है। तो आंसर याद रखिएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल को ही आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन 22 कहता है कि समजात अंग किसे कहते हैं। दोस्तों, समजात अंग आखिर कहते किसे हैं? तो जीवों में पाए जाने वाले वैसे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं संरचना एक समान होती है। यानी इस जीवों में पाए जाने वाले कुछ ऐसे अंग हैं जिनकी उत्पत्ति, संरचना यानी बनावट एक समान तो होती है, किंतु वातावरण के अनुसार भिन्न भिन्न कार्यों का संपादन करते हैं। लेकिन पर्यावरण यानी वातावरण के अनुसार क्या होता है कि वे अलग अलग कार्य को अंजाम देते हैं, उसे ही समजात अंग कहा जाता है। जैसे मनुष्य के हाथ और घोड़े का अग्रपाद, पक्षी के पंख, ये सभी के सभी समजात अंग है जिनकी उत्पत्ति और संरचना तो एक समान हुई है, लेकिन वातावरण के अनुसार वे अलग अलग कार्यों का समाधान करते हैं, संपादन करते हैं। अगला सवाल कहता है कि मेंडल ने किस प्रकार से सिद्ध किया कि प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण को लुप्त नहीं करता है। आसान शब्द में आंसर लेके आइएगा कि मेंडल ने लंबे मटर एवं लंबे तथा बौने पौधे के बीच में जब स्वपरागण कराया तो F1 पीढ़ी विकसित किया। मैट्रिक एग्जाम पेपर में यहीं से एक ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग करने के लिए किस पौधे का चयन किया था। तो याद रखिएगा, मटर के पौधे का चयन किया था। तो मेंडल क्या किया कि लंबा एवं बौना मटर के पौधों को लेकर उसके बीच में जब स्वपरागण करके F1 पीढ़ी विकसित किया तो सभी पौधे लंबे दिखाई पड़ने लगे, किंतु F2 पीढ़ी में पौधे के बीच में जब स्वपरागण कराया गया तो सभी लंबे और बौने पौधे का जो अनुपात आया वो 3:1 आ गया। F1 पीढ़ी में पाया गया। इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकला कि अप्रभावी गुण में कोई बदलाव नहीं आता है और ये लुप्त भी नहीं होती हैं। तो दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आ हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।